मंत्र योग में किसी भी चीज को रिपीट करना, जाप करना, ये सब चीजें हमें स्पेशली उस पर फोकस करनी है। सुटेबल फॉर बिगिनर्स के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है, माइंड प्यूरिफाई करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी जब हम करते हैं तब से क्या होता है, हमारे अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन पावर आ जाती है, यानी एक हमारी स्टेबिलिटी आ जाती है कि हम लोग एकदम स्थिर हो जाते हैं कि हम किसी चीज को कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है, प्योरिटी फील हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा मतलब कॉन्सेंट्रेट है, जो टारगेट है, वो हमारा मंत्र योग का टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा हठ योगा। हठ योगा जो है उसमें स्पेशली हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम वो आसना आसन प्राणायाम और होता है, इन तीन चीजों से मेनली स्टार्ट होता है। इट एम्स टू प्यूरिफाई बॉडी एंड कंट्रोल प्राण। ठीक है, ये क्या बॉडी और कंट्रोल प्राण से, मतलब बॉडी को प्यूरिफाई करके अपने प्राणायाम, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना हठ योग का एम है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हठ योग ऊपर। मैम हठ योग के बारे में दोबारा बताइए क्योंकि ब्रेक हो रहा है वॉइस। अच्छा, अभी आ रही है क्या थोड़ी सी भी? मैं एक बार कैमरा ऑफ करके देखते हैं, शायद कैमरा ऑफ से आ जाए। अभी क्लियर आ रही है? यस मैम। तो कैमरा ऑफ करने लगते हैं क्योंकि उससे नेटवर्क होता है। हाँ, फिर हठ योग जो है, हठ योग में क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा लिखो कि हमारा जो हठ योग है वो मेनली पहले हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करने पे स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे करके वो हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स और हमें लिबरेशन की तरफ लेके जाता है, यानी मोक्ष की तरफ लेके जाता है। ठीक है, वो हमारा मेन फोकस है हठ योग का। तो हठ योग में सबसे पहले हम आसन पे, प्राणायाम पे, मुद्रा पे, ये सब चीजों पे प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, और हमारा बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करना और अपने प्राण को अपने कंट्रोल में करना हमारा फोकस। अपने प्राण हम अपने कंट्रोल में करेंगे तभी हम प्राणायाम टेक्निक, प्रत्याहार, ये सब चीजें तभी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसका एम क्या है, बेनिफिट्स क्या है हठ योगा की ये प्रैक्टिसेस के, कि वो हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हायर योगा के लिए हमें प्रिपेयर करके रखता है। ठीक है, हायर योगा के लिए हमें प्रिपेयर करना है, तो उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आसन से स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक से, प्रत्याहार है, जिसमें विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, हम अपने सारे सेंसेस से अपना ध्यान हटा सकते हैं ना, फिर हम ध्यान धारणा की तरफ जाते हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे समाधि की तरफ प्रिपेयर होते हैं। तो ये सब चीजें, तो ये मेनली हमारा पर्पस रहता है, और अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना तो मेनली पूरे योगा का ही पर्पस है। फिर आता है हमारा लय योगा। लय मतलब होता है डिसॉल्यूशन, यानी किसी चीज में खो जाना, इनर कॉन्शियसनेस में डीप डाइव करना, यानी गहराई तक पहुंचना। तो डिसॉल्विंग माइंड इनटू इनर कॉन्शियसनेस, हमारा जो दिमाग है वो इनर कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से खो जाता है, उस चीज को फील करता है, उस लेवल तक जा सकता है। तो वो होता है। अब इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, एक तो नाद यानी इनर साउंड मेडिटेशन। हम ओमकारा चैंटिंग, हम लोग जब जनरली मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम जब जाप करते हैं ओमकारा का या राधे राधे का, या मतलब जो पर्टिकुलरली कोई भी जिस चीज को मान के उसका ध्यान करता है, तो उसके साउंड जो है उसको पहले वो तेज चैंट करता है, उसके बाद वो तेज वाली जो चैंटिंग है उसको रोककर फिर वो अपने मन में उस चीज को रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो मन में वो रिपीट कैसे करता है कि शांति से वो अपने आप को रिपीट करेगा, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन चल रहा है उसका पूरा ध्यान से उस पर रहेगा। उसके शरीर के बाहर की जितनी भी आवाजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसके ऊपर उसका पूरे तरह से ध्यान हट जाता है। तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा नाद योग कहलाता है। प्लस चक्रास के ऊपर हम जब अपना ध्यान करते हैं, हमारे जो चक्रास है तो उन सबको एक्टिवेट करते जाना, उनके ऊपर ध्यान करना, हर चक्र से जुड़ा हुआ उसका एक कलर है, हर चक्र से जुड़ा हुआ उसका एक बीज मंत्र है, तो वो उसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं, उसके ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, तो वो सारी चीजें लय योग के अंदर आ जाती है। क्लियर है लय योग? यस मैम, वो जो मैम चक्रासलम यम वम जो करते हैं वही लय में है। यस 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 यस, वही वाला। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सब उनके बीज मंत्र है। हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है, किसी का लम है, किसी का यम है, किसी का वो, सबके अपने पर्टिकुलर कलर है, किसी का रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ऐसे। तो उसके हिसाब से आप चक्रास के ऊपर अपना ध्यान कर सकते, वही वाले चक्र। ठीक है, बेनिफिट जो है इसमें क्या होता है, डीप मेंटल अब्जॉर्प्शन, यानी हम बहुत गहराई तक जा रहे हैं, सोच रहे हैं, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को समझ रहे हैं, हम अपनी आत्म शक्ति को, अपनी आत्म स्थिरता को हम समझ रहे हैं।
जो अपन अपना ध्यान लगा रहे हैं वो प्लस इनर अवेयरनेस देख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को आप पूरा अवेयरनेस लेवल पे देख रहे हैं वो चीज, तो ये हमको करना होता है। प्लस फिर हमारा चौथा आता है राज योगा। राज योगा तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा, जो कि सबसे ज्यादा यम नियम से शुरू होता है। 8 लिम्स ऑफ योगा उसमें बताए गए, यानी पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन उसको हम बोलते हैं, यानी अपने खुद के स्व अध्याय के लिए, स्व स्थिरता के लिए, सब चीजों के लिए हमें योग करना। तो यम नियम से स्टार्ट करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि तक हम अपने आप को लेकर आते हैं। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा इज राज योगा। अब ये मेनली किस किस चीजों पर फोकस करता है? माइंड कंट्रोल, मेडिटेशन, ध्यान करता है और समाधि के ऊपर, ठीक है। इट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें हमें अपना आत्म ज्ञान हो जाता है, वो है राज योगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन योगा। अब योग में गुरु की क्या जरूरत है और क्या क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, वो हमें देखना है। तो इसमें आता है मीनिंग ऑफ गुरु। तो गु GU इज डार्कनेस, ठीक है, यानी गुफा, कहीं पे कोई भी अंधेरा है वो, प्लस गु इज रिमूवर। तो रिमूवर यानी गुरु जो होता है वो डार्कनेस रिमूवर होता है, यानी जो अंधकार है उससे हमें बाहर निकाल के अपनी उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, हमारी लाइफ को एक स्टेज देता है। इसलिए गुरु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो शिव संहिता के हिसाब से गुरु का क्या रोल है? शिव संहिता कहती है कि गुरु जो होता है वो हमें हमेशा राइट पाथ के लिए अनुशासन सिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से भी अगर आपकी क्लासेस नहीं होंगी तो आप क्या वो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं निकाल पाओगे, आप कोई डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे, तो आप अपने आप को पूरी तरह से मान नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे अपनी चीजें, आप अपना आत्मज्ञान नहीं कर पाएंगे, आपको सही तरीका नहीं पता होगा, टीचर से बात करके आपको सही चीजों का पता चलता है। तो ये सब चीजें हमें देखना होती है। तो इसमें आता है सबसे पहले टीचर्स का क्या काम है? वो आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों ही चीजों में हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। इसकी इम्पोर्टेंस है सबसे पहले राइट नॉलेज। तो राइट नॉलेज तो हमें गुरु ही दे सकता है, जैसे प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। हम उससे क्या करते हैं, हमें योगा पता नहीं, हम क्या करेंगे, हम सीधा पोस्चर बना के बैठ जाते हैं, लेकिन उस पोस्चर में आपको आना कैसे है, उस पोस्चर को आपको अडेप्ट कैसे करना है, उस पोस्चर से आपको वापस कैसे जाना है, उस पोस्चर को आप किस सिचुएशन में कर सकते हैं, किस सिचुएशन में नहीं कर सकते, वो एक गुरु या टीचर या इंस्ट्रक्टर ही आपको सिखा सकता है। हर चीज आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है। फिर प्राणायाम के लिए भी सेम चीज है। सेम प्रैक्टिस स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर प्राणायाम और कुंडलिनी अवेकनिंग। सबसे ज्यादा प्राणायाम तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी ब्रीदिंग इधर उधर हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वैसे काफी चीज है, पर फिर भी अगर वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है तो उसके लिए हमको कोई गुरु हो जो हमें गाइड बताए कि हमको कैसे इनहेल करना है, कितनी देर की सांस लेना है, कितनी देर की सांस छोड़ना है। कुंडलिनी अवेकनिंग तो बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है, हायर प्रोसेस है, जिसके ऊपर हम लोग इतना अपने आप से तो नहीं कर सकते कि हमें सारे चक्रास एक्टिवेट करना है। प्राणायाम का वो एकदम बिल्कुल मास्टरी करना है, हमें अपने प्राणायाम में ब्रीदिंग टेक्निक्स में मास्टरी करना है, तब जाकर के हम उस चीज को अटेन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी शिव संहिता के हिसाब से। स्पिरिचुअल गाइडेंस यानी अध्यात्म का ज्ञान भी हमें गुरु से ही मिलता है, जो हमको इनर ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपने आप को भी बदलने में हमारी मदद करता है। आपने तो नहीं देखा होगा कि हम लोग जब अपने आप को गॉड से नहीं जोड़ते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चलते हैं, या हमें कोई गुरु नहीं होता है बताने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल प्रेमानंद महाराज का इतना फेमस है, तो हमें कोई एक गुरु चाहिए जो हमें सही रास्ता बताए कि आपको कैसे करना है चीजें, आपको कैसे जाना है। हर किसी के अपने पर्सनल होते हैं जिनको वो लोग गुरु मानते हैं, जिनको सारी चीजें फॉलो करते हैं। कुछ गायत्री योगपीठ वाले होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग होते हैं। तो वो सब इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये होता है कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हो। तो आप उस लाइट के साथ यानी उस सही प्रकाश वाले रास्ते पे चलकर ही आप अपने आप में बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर सकते हैं। तब आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, तब आपका जीवन और जीवन शैली कैसी थी, तब आपका मन कैसा था, तब आपका दिमाग कैसा था, और अब जब आप अध्यात्म से जुड़ गए हैं तब आपकी जीवन शैली कैसी है, तब आपकी चीजें कैसी है, ये सब चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता है रिमूव ऑब्स्टिकल्स। तो गुरु हमारा जो है वो ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव करता है। कैसे? आपको कभी भी कोई भी डाउट आएगा तो आप उनसे पूछ सकते हो, आप हर चीज गूगल नहीं कर सकते हो, आप हर चीज चैट जीपीटी या एआई से नहीं पूछ सकते हो, आप
हर लेवल पे गुरु की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। गुरु जो है वो हमारे जो भी डाउट्स है, हमारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है उसे दूर करते हैं, एक जो डर है उसको दूर करते हैं। किसी की तरफ क्यों कंफ्यूजन है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज ऐसी है ये चीज ऐसी क्यों है, उसको क्लियर करने में गुरु हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और सहायता करते हैं। फिर हमारा आता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जीज को कैसे ट्रांसमिट करवाते हैं। तो गुरु जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जीज को अनुशासन में लेकर के आती है और हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि जब तक हम किसी भी तप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है राजयोग में, तो जो तप होता है वो आप तप का मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन को फॉलो करना, अपने आप को दृढ़ निश्चय बनाना, तभी आप किसी चीज को अटेन कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें आता है गुरु के आवेदन स्पिरिचुअल एनर्जी, आपके अंदर के आध्यात्मिक एनर्जी को वो जागृत करता है, जिससे कि आप अनुशासन के साथ अपने जीवन शैली चला पाते हो। तो सुबह आपको कितने बजे उठना है, उसके बाद उठ के आपको 1 घंटे में क्या करना है, फिर 1 घंटे बाद उठ के फिर आपको अपनी अध्यात्म में कितना समय देना है, फिर आपको अपनी सेल्फ स्टडीज में कितना समय देना है, अपने शरीर के व्यायाम को कितना समय देना है, प्राणायाम को, जप को, अपनी घर की जो जीवन शैली वाली जो प्रैक्टिस है उनको कितना समय देना है, अपने ऑफिस का काम, हर चीज अगर आप अनुशासन के बेसिस पे रख के करते हो तो उसमें भी गुरु ही हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमको सही तरीका हमारी लाइफ स्टाइल के हिसाब से गुरु ही बता सकता है। तो इंसान हमें नहीं जानता तो उसे क्या पता हमारी लाइफ के बारे में। तो एक गुरु जो होता है वो हमें हर चीज के लिए मोटिवेट करता है, समझाता है, हमें एकदम आगे लेकर के जाता है अपने साथ साथ। ठीक है, अगर आप गुरु नहीं है आपके पास और अगर आप गुरु पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते तो रॉन्ग प्रैक्टिस आप करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस पोस्चर को प्री ऑपरेटिव क्या हो सकता है, किसी भी पोस्चर को अडेप्ट करने के लिए, या आप अडेप्ट करते हैं तो कैसे, या तो उसको रिलीज करते हैं तो कैसे, या किस चीज में आप कौन सा पोस्चर कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए कुछ पोस्चर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट उनकी बहुत वो होती है, जब तक आप उसको स्ट्रेंथन नहीं कर लेते अपने रिस्ट, तो रिस्ट होल्डिंग या रिस्ट बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं, या बेली पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज पोस्चर्स हैं, इस तरह की चीजें गर्ल्स को थोड़ा सा नहीं करना। जैसे हट में कुंडलिनी के बारे में बताया, तो कुंडलिनी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा हायर लेवल की प्रैक्टिस है, तो यूजुअली फीमेल्स के नहीं एडवाइजेबल है। इसलिए तो इस तरह की, क्योंकि उनकी फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो ऑलरेडी बहुत हायर लेवल की होती है, तो उस टाइम पर भी अगर वो कुंडलिनी जागृत करेंगे तो फिर वो क्लैश हो सकता है और उससे उनकी सेहत में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो रॉन्ग प्रैक्टिस हो सकती है अगर आपके पास गुरु नहीं है। मेंटल फिजिकल इम्बैलेंस के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, कि आपको नहीं समझ में आता कई बार कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं या हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फिजिकल इम्बैलेंस के लिए भी डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस, यानी अपने आप को आध्यात्मिक उसके आगे लेकर के जाना है, तो आप विदाउट गुरु तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है क्वालिटी ऑफ गुड गुरु। अब अच्छा जो गुरु होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या चीजें हैं। एक तो वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको वो क्लियर कर सके, उसको आप उसको समझा सके, आपको आपके मन में जो भी संशय आ रहा है किसी भी चीज को लेकर तो उसको समझा सके, आपको जज ना करे। अगर आप अपने गुरु से कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो वो आपको जज ना करे, आपको सब चीजें समझाए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ाना प्रैक्टिस करवाना अलग चीज होती है, अपनी स्पीड में प्रैक्टिस करना अलग चीज होती है। तो वो प्लस कंपैशनेट होना चाहिए, कंपैशनेट यानी उसको शौक होना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसको अपने बच्चों को एक लेवल पे लेकर के जाना है। आजकल कितने सारे टीचर्स हैं, जैसे खान सर हो गए या अलग सर हो गए, तो इस तरह के कुछ टीचर्स आजकल बहुत कम ही बचे हैं जो अपने बच्चों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। तो एवरीवन इज गोइंग फॉर मनी एंड ऑल, और डिसिप्लिन यानी खुद अनुशासन का फॉलो करेगा तभी वो दूसरों को अनुशासन दे पाए। ठीक है, तभी तो अपने बच्चों को अनुशासन सिखा पाएगा। तो गुरु में 4 क्वालिटी स्पेशली होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो उसको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का, तभी वो आपको सही ज्ञान दे पाएगा, सही रास्ता बता पाएगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उसको हर चीज का। कंपैशनेट होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी अनुशासन के साथ चले और आपको भी आगे लेकर के जाए। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। कुंडलिनी में आप जैसे बोले कि फीमेल को यूज करना चाहिए, तो इसमें जो 7 चक्रास एक्टिव किया जाता है वो कुंडलिनी जागृत है। हाँ, 7 चक्रास जो एक्टिवेट किया जाता है वो कुंडलिनी जागृत के लिए होता है मिथु, लेकिन कुंडलिनी जागृत जब ये सारे चक्रास जो है वो एक साथ एक्टिवेट किए जाते हैं
और बहुत हायर लेवल पर, डीपर लेवल पर जाते हैं जब तक कुंडलिनी जागृत होती है, उस स्टेज तक तो आप नहीं कर सकते ना। तो मैम जो आप जैसे बताए लय योग में ये होता है ना, हाँ, तो लय योग मतलब ये लय योग को फीमेल्स फॉलो नहीं करना चाहिए? नहीं, मतलब आप ना उन दोनों चीजों को जोड़ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लय योग में क्या कर रहे हैं, हम लय योग में मंत्र योग कर रहे हैं, मतलब मंत्रास का उच्चारण कर सकते हो आप, लेकिन आप बहुत ज्यादा तो हायर लेवल से ना वहां रखो। जैसे मैंने इसमें 3-4 चीजें आपको बताई जो लय योग है। लय योग में सबसे पहले आपका आया मंत्र योग, सॉरी मंत्र योग आया, दूसरा आया आपका हठ योग और लय योग। तो लय योग में इधर कॉन्शियसनेस में जाइए, आप अपने खुद की वो कर सकते हो, आप चक्रास पे ध्यान लगा सकते हो, लेकिन आप चक्रास को एक्टिवेट करके कुंडलिनी वाले लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, वो एक्टिवेट नहीं कर सकते। यस, हाँ, हम ध्यान कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम नाद योग कर सकते हैं, साउंड पे मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए उसको एम बना के प्रैक्टिस नहीं करते, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपैरेटिव और अप्लाइड स्टडी, यानी हमने अभी जो भी तीनों टेक्स्ट पढ़े उसमें क्या क्या चीजें सिमिलर है, क्या क्या चीजें हमारी डिफरेंस है, गरुड़ संहिता, शिव संहिता और हठ जो है हमने जो तीनों पढ़ी है वो। तो हमारे जो तीनों टेक्स्ट थे वो कौन कौन से हैं, हठ योग प्रदीपिका, हिरण संहिता एंड शिव संहिता, ये तीनों टेक्स्ट हमने पढ़े। अभी इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो हम पहले, आई थिंक लास्ट यूनिट है हमारा, हाँ ये लास्ट यूनिट है, आज हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस क्या क्या है हमारी शिव संहिता, हिरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका क्या कहती है हमसे। सिमिलैरिटी से देखा जाए तो हठ योग प्रदीपिका जो है वो ये कहती है कि ऑल थ्री आर बेस्ड ऑन हठ योग प्रिंसिपल्स, यानी हठ योग प्रदीपिका और मतलब हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किस पे, हठ योग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। शिव संहिता, हिरण संहिता सारे के सारे हठ योग के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ऐसा हठ योग का कहना है। अब उनका गोल क्या है, लिबरेशन एक ही है, ठीक है, क्या है, तीनों हिरण संहिता हो, शिव संहिता हो या हठ योग प्रदीपिका हो, तीनों चीजों की वजह से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हमें बिल्कुल लिबरेशन मिल सकता है, हमें मोक्ष मिल सकता है, ये हमारा काम है। प्लस सेल्फ रियलाइजेशन समाधि के लिए ही हम काम कर रहे हैं, ये तीनों चीजों में सेम बताया है। प्रैक्टिसेस तीनों चीजों में सेम प्रैक्टिसेस है, जैसे कि आसन, प्राणायाम और ध्यान, तीनों चीजों पे ही फोकस करवाया है शिव, हिरण और हठ तीनों ने ही। एनर्जीज कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करा है, नाड़ी हमने पढ़ी है 72,000 नाड़ी जो है, कुंडलिनी और प्राण के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, शिव संहिता, हिरण संहिता और हठ प्रदीपिका में, ये सिमिलैरिटीज है, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें गुरु का रोल, तो गुरु की गाइडेंस तीनों ही चीजों में बताया है कि भाई गुरु इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एसेंशियल है, तभी जाकर के हम आगे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंसेस देखते हैं। एक तो प्रैक्टिकल है, हठ योग प्रदीपिका जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, यानी आप उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। हिरण संहिता जो है वो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है, यानी उसको आपको एक पूरा प्रोटोकॉल बनाना होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाओगे, मोक्ष तक जाओगे, तो वो कैसे आप जाओगे, तो उसके हिसाब से उसकी प्रैक्टिसेस होती है। शिव संहिता फिलोसॉफिकल इसलिए है क्योंकि नाद योग, मंत्र योग, चक्रास, इन सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करके आप एकदम बिल्कुल अटेन नहीं कर सकते, तो वो फिलोसफीज में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आज के हिसाब से तो और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हठ योग प्रदीपिका का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो प्रैक्टिकल है, हिरण संहिता सिस्टमैटिक है और शिव संहिता फिलोसफी, उसके ऊपर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कम। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हठ योग प्रदीपिका में 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं, हिरण संहिता में 7 स्टेप्स दिए हुए हैं और शिव संहिता में कुछ भी फिक्स नहीं है, उसमें हमें बस मंत्र योग, लय योग, हठ योग 3 चीजें बताई हैं जिनके ऊपर स्पेशली हमें फोकस करना होता है और हमें ध्यान करके अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करवाना है, ठीक है। फिर इसके बाद फोकस कहाँ है, हठ योग प्रदीपिका में मेनली मुद्राज और प्राणायाम का हमारा फोकस है। हिरण संहिता में हमने इंटरनल क्लींजिंग यानी षटकर्मास और बॉडी प्यूरिफिकेशन का हमारा फोकस है। शिव संहिता में सबसे ज्यादा फोकस हमारा नाड़ी चक्रास पे है, क्योंकि चक्रास को हम एक्टिवेट कर रहे हैं और अपनी नाड़ी को बैलेंस कर रहे हैं, प्राण बैलेंस के साथ, ठीक है। प्लस अप्रोच, अप्रोच यानी हम करना क्या चाह रहे हैं इसके हिसाब से, इनकी प्रैक्टिसेस से हमें क्या हासिल करना है।
तो हठ योग प्रदीपिका जो है उससे हमें हठ से हमें राजयोग हासिल करना है, यानी मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना है। घृण संहिता से हमें अपने शरीर को प्यूरिफाई करना है, परफेक्शन लेकर आना है अपने शरीर में, अपने प्राण में, हर चीज में। और शिव संहिता के हिसाब से हमें अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म, जो ब्रह्मा और सूर्य का जो मैंने आप लोगों को बताया है हमेशा अद्वैत फिलॉसफी में, उस चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है शिव संहिता। ठीक है, फिर स्टाइल की बात करते हैं तो सिंपल है। हठ योग प्रदीपिका जो है, हठ योग जो है उसमें थोड़ा सिंपल और डायरेक्ट मेथड्स बताए हुए हैं। घृण संहिता में हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में बताया है, हर चीज को बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको नाड़ी जैसे करना है, आपको प्राण बैलेंस जैसे करना है, आपको मुद्रा जैसे बैलेंस करना है। प्लस शिव संहिता के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गहराई और बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक लेवल पर हमें लेकर गए, क्योंकि हम जप कर रहे हैं, हम रेपुटेशन कर रहे हैं, हम नाद योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चक्रास पे ध्यान लगा रहे हैं, हम अपने इनर कॉन्शियसनेस तक जा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा गहराई तक जा रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, हमारे अंदर जो चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया है। हाँ, किसी को पूछना है? किसी ने शायद माइक ऑन किया था अपना। मैम ये सब प्रैक्टिस किया जाता है, हाँ, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस वही अपन ने देखा अभी देखो कि हम हठ योग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम शिव संहिता घृण संहिता हमारे लिए इतना इजी नहीं है प्रैक्टिस करना। वो उसके लिए फिर एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक गुरु, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे ही हम नहीं कर सकते। जैसे हठ योग आसना हम लोग इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसा। हाँ रेवती, आप थैंक यू बोलिए। आपने जो नाथ योग के बारे में बताया वो क्या है? आपकी ना आवाज क्लियर हो जाए, आप कैसे क्वेश्चन पूछिए। मैम वो पूछते हैं कि नाथ योग क्या है? अच्छा, नाद योग, नाद योग में क्या होता है रिद्धि, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ कि मैंने अपने आप को ओमकारा चैंटिंग की तरह खाया। ठीक है, ओमकारा चैंटिंग मतलब ये जो मेरा वाइब्रेशन है, अब ये मैंने तेज चैंटिंग की, इसके बाद मैंने ये जो साउंड क्रिएट हुआ, ये जो वाइब्रेशन आया है, ये जो आपके पूरे आसपास जो निकला है, इसी के ऊपर आप अपना ध्यान लगाओगे और अपने मन में जैसे चीजें नहीं चलती हैं कि मन के अंदर आप ओमकारा चैंटिंग कर रहे हो, बाहर किसी को आवाज नहीं आ रही है लेकिन मन के अंदर आवाज आ रही है, और आपके शरीर के बाहर एक पॉजिटिव एनर्जी यानी एक पॉजिटिव ऑरा यानी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। तो वो जो आवाज है जो आपकी इनर पीस में आती है, जो आपको ही आती है और किसी को नहीं आती, वो आवाज जो है वो नाद योग। क्लियर है? हेलो, जबकि आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रैक्टिसेस है ये इस तरह की प्रैक्टिसेस है। अब दूसरा हमारा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉडर्न योग। किसी और को और कोई डाउट है अभी तक? नो मैम। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी मॉडर्न योगा में ये जो चीजें हैं इसे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। देखो आपके पास काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर आउट हो सकते हैं। सबसे पहले है हमारा डेली योगा प्रैक्टिस। डेली योगा प्रैक्टिस अगर हमें करना है तो हम आसनास कर सकते हैं, हठ योग प्रदीपिका से ले सकते हैं। ठीक है, हठ योग प्रदीपिका के आसनास है, ज्यादातर मेडिटेटिव आसनास है हठ योग प्रदीपिका में, वो हम कर सकते हैं। क्लींजिंग टेक्निक्स हम घृण संहिता की षटकर्मास की हमने बात करी है, नैति, धोती, नौली, बस इन सब चीजों के लिए हम बात कर सकते हैं। प्लस मेडिटेशन की कॉन्सेप्ट हम शिव संहिता से ले सकते हैं। तो मॉडर्न योगा अगर हमें करना है तो इन तीनों चीजों से एक दो चीजें लेकर भी हम मॉडर्न योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबको स्ट्रेस है, हर किसी को तनाव है, ऑफिस का है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये है। प्लस दूसरा है हमारा पोस्चर हमें सही करना होता है। सिटिंग लाइफस्टाइल की वजह से हमारे पूरे पोस्चर्स खराब हो गए, हमारा बैठने का तरीका खराब हो गया है, वो हमें देखना होता है। प्लस मेंटल क्लैरिटी हमें लेकर के आना होती है। ये दोनों तीनों जो चीजें हैं इसके ऊपर हमें काम करना होता है, इसलिए मॉडर्न योगा हमें इतना ज्यादा हेल्पफुल है इन सब चीजों में। सबसे ज्यादा तो तनाव के बारे में ही बोला है कि आज, क्योंकि आजकल किसी को भी डायबिटीज सबको नहीं है, 10 में से 8 या 9, 10 में से 5 या 6 लोगों को शुगर लेवल अप होगा, लेकिन 9 या 10 के 10 लोगों को तनाव जरूर होगा। तो इतना ज्यादा कॉमन जब हो गया स्ट्रेस, तो उसमें तो हम योग से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन के लिए
मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन में अगर हम मेडिटेशन को या नाच योग को रेपिटेशन को अगर हम अपनाते हैं तो हम अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम, इन सब चीजों में जिसके थ्रू हम प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू हम उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, अब योग थेरेपी में देखें तो योग थेरेपी ज्यादातर हमें वजन कम करना, ओबेसिटी के लिए जरूरी है, डायबिटीज, पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, वैसे तो हर चीज में जरूरी है बट उन्होंने मेन में नाम दिए हुए। योग जो है वो हम हर तरह की चीजों में कर सकते हैं। फिर आता है फिटनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री में देखें तो हम लोग मेनली योगा क्लासेस ले सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। अब तो कोविड के बाद तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लियर करवा सकते हैं सब चीजें, है ना। ऑनलाइन आप उनको योगा सिखा सकते हैं, ऑनलाइन आप सारी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वेलनेस रिट्रीट्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पे आप पूरा ध्यान करवाएं, उनको पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करवाएं। डिजिटल डिटॉक्स आजकल बहुत कॉमन है। डिजिटल डिटॉक्स में मतलब कि हम अपने फोन, लैपटॉप जिसमें हम पूरा दिन इन्वॉल्व है, तो वो रिट्रीट्स में हम वो करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, इनर पीस करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, षटकर्मास करवाते हैं। इस तरह के रिट्रीट हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम हम लोग रख सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ मतलब जिसमें हमारा शरीर तो हो गई होगा, हम आध्यात्मिक तरफ भी जाएंगे, हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा, मतलब जिसमें हमारा हर बॉडी पार्ट का हर एक एस्पेक्ट कवर होगा। ठीक है, फिर है रोल ऑफ हठ योगा इन हेल्थ एंड थेरेपी। तो हेल्थ एंड थेरेपी में क्या क्या है, तो फिजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ इन सब में है। फिजिकल हेल्थ में अगर हम योग करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, यानी लचीलापन आ जाता है हमारे शरीर में, स्ट्रेंथ यानी ताकत आ जाती है, बढ़ जाती है, और हमारे पोस्चर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डिसीजेस है इनको सही कैसे करता है, बैक पेन को, जॉइंट डिसीजेस को, हर तरह की चीजों को वो सही करने में हमारी मदद करता है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस यानी श्वास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है तो प्राणायाम या प्राणायाम के अलावा जितनी भी चीजें उन सबके हिसाब से आप कर सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से आप कर सकते हो, है ना, ब्लड सर्कुलेशन ना हो बहुत ज्यादा, बस आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब अगर होता है तो इन सब चीजों में योगा बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है, या योगा बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। रेस्पिरेटरी यानी श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है तो डाइजेशन खराब होता है तो उन सबको वो अच्छा करने में मदद करता है। हॉर्मोन्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस, पीसीओएस, पीसीओडी, इवन मेल्स में भी हॉर्मोन्स इम्बैलेंस बहुत ज्यादा कॉमन है। अभी तक तो फीमेल्स में ही हो रहा था, बट अब मेल्स में भी हमें देखने को मिल रहा है कि उनके भी हॉर्मोन्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, कभी अप कभी डाउन, ये सब होता रहता है। तो हार्मोनल बैलेंस जो है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनको सही करता है। पीसीओएस, पीसीओडी जो है उसको उसमें बहुत ज्यादा मददगार है, और थायराइड वो भी हार्मोन से रिलेटेड ही है, उसमें बहुत ज्यादा मददगार है क्योंकि थायराइड भी आजकल मैक्सिमम लोगों को है। मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस, एंजाइटी, फोकस, इमोशन स्टेबिलिटी जो मैंने अभी ऊपर बताया उसके लिए, प्लस इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, यानी हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो डिटॉक्सिफाई करके, यानी अपने अंदर की पूरी गंदगी बाहर निकाल के, टॉक्सिन्स है जो भी चीजें उन सबको बाहर निकाल करके, और अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको हम पूरा ताकतवर बना सकते हैं करके कि हम अपने आप को रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब वो आप कैसे बताओगे, कोई भी मुझे बताओ अभी तक हमने जितनी भी प्रैक्टिस करी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कैसे हमारी मदद करेगी, कोई भी मुझे बताओ। मैम प्राणायाम से। हाँ, आसन से भी तो करेंगे ना, तो आसन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है आसन के। हाँ आसन हाँ, आसन से, प्राणायाम से, है ना, ध्यान हम करेंगे तो हमारा दिमाग शांत होगा, हम अपने खुद की कंट्रोल में अपनी चीजें ला पाएंगे, तो उससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी होती चली जाएगी दिन पर दिन। थेरेपेटिक रोल क्या हो सकता है, नॉन इन्वेसिव एंड नेचुरल हीलिंग। नॉन इन्वेसिव मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है हमें, और ये हमारी नेचुरल यानी प्राकृतिक हीलिंग के लिए बहुत सपोर्ट करता है हमें। कॉम्प्लीमेंट्स मॉडर्न मेडिसिन, यानी ये मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर के मदद करता है। देखो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम योगा के हिसाब से। प्रोमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इसलिए बोला है कि अगर आप अभी से अपने जीवन शैली में योग को शामिल कर लोगे, प्राणायाम को शामिल कर लोगे, तो आपको आगे जाकर के कभी भी जो भी इनसे श्वास संबंधित बीमारियां हैं, पेट संबंधित बीमारियां हैं, जो रोग है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो सब चीजें आपको कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज है जो हमें करना होता है, इनके ऊपर हमें स्पेशली फोकस करना, इसलिए योग की इतनी ज्यादा थेरेपेटिक इसके ऊपर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। हम फिजियोलॉजिकल फिजिकल इफेक्ट समझ रहे हैं, अपना दिमाग शांत कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, है ना।
डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी चीजों का, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं। ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं उसी वजह से। ठीक है, अभी तक मुझे डाउट है क्योंकि ये खत्म हो गया है, कल से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा टीचिंग मैथड्स। तो किसी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। मैम घर से इधर क्लास में नहीं की बिल्कुल बिल्कुल। किसका घेरन सम्मिता का ऋतु? जी मैम। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। बहुत लोग को दिखा है। हाँ, घेरन सम्मिता जो है वो एक ऐसा क्लासिकल टेस्ट है हेड योगा का ऋतु, जो कि स्पेशली जो घेरन जो है उन्होंने दिया है, इसका मेनली काम ही है हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करना और हमारे शरीर में परफेक्शन लेकर आना। ठीक है, हम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करेंगे और परफेक्शन लेकर आएंगे, अपने आप को बिल्कुल संभालेंगे। षट परमार जो मैंने बताया ना नीचे भी सिमिलरिटीज और कंपैरिजन में, उनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। तो इसमें सप्त साधना जो हम लोग नीचे पढ़ते हैं 7 स्टेजेस के ऊपर देता है, तो सप्त जो इनकी साधना है वो कौन सी है? पहली है षट परमार, यानी अपने शरीर को सही करना, जिसमें नेति, धोती, नेति, बस्ती, नौली, वमन, ये सब चीजें आ जाएंगी जो कि आपकी बॉडी को अंदर से क्लींस कर देंगे। दूसरा आसन आ जाएगा जो कि आपकी बॉडी को स्थिर बना रहा है, ताकत दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। फिर आता है मुद्रास। मुद्रास क्या होती है? उसमें हम प्राण को कंट्रोल करते हैं, वो अपने प्राण को कंट्रोल करके अपनी एनर्जीज को अच्छा करते हैं। एनर्जीज हमारे कंट्रोल में कैसे आएंगी? जब हमारी नाड़ी बैलेंस होंगी तो एनर्जी हमारे कंट्रोल में आना स्टार्ट। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का काम ही है अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना। सेंसेस के कंट्रोल में आपको नहीं होना है, आपको सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना होगा। तो सेंस विथड्रॉवल प्रत्याहार जो 7 स्पेशली हम पढ़ रहे हैं। फिर आता है प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल। अपने खुद की श्वास के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अपने खुद के प्राण जो है, जैसे आप कितनी जल्दी आप रोक सकते हो, कुंभक लगा सकते हो, कितनी जल्दी आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हो, तो ये सब चीजें हमें प्राणायाम में देखने को मिलेगी। फिर आता है हमारा ध्यान। ध्यान में आपको पता है कि हम बहुत डीप कंसंट्रेशन यानी बहुत गहराई तक जाके हमें ध्यान लगाना होता है। हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए जो हमें बाहर की कोई भी आवाज सुनाई ना दे, हमारे दिमाग में कोई बात ना आए। शुरुआत में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो ध्यान लगना शुरू हो जाता है। फिर आता है समाधि यानी अल्टीमेट यूनियन या रियलाइजेशन, यानी अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को गॉड को सरेंडर करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से दान देने के लिए हम जो चीज करते हैं तो वो आता है लिबरेशन। ठीक है, फिर आता है डिटेल्ड षट कर्म। तो डिटेल्ड षट कर्म में यानी कौन कौन सी चीजें, तो वो तो आप लोगों को पता ही है। धोती है, धोती में वमन होती है, वस्त्र धोती होती है, जिससे कि आपके टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस्ती है, बस्ती जो है वो योगिक एनीमा, एनिमा तो उसमें ज्यादा आपकी कोलोन क्लीन हो जाती है, उसमें जो भी गंदगी है, आपका जो भी मल साफ नहीं हो पा रहा है, आप कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा। नेति नेजल क्लींजिंग में 2 होती है, एक जल नीति होती है और एक सूत्र नीति होती है। जल नीति आपको भी पता होगा, देखो हम एक साइड से राइट नोस्ट्रिल से पानी डालेंगे तो लेफ्ट से बाहर आएगा, लेफ्ट से डालेंगे तो राइट से। हम माउथ खोल के इनहेल एक्सहेल माउथ से ही करते हैं। तो ये प्लस बेनिफिट्स में हम अपनी ब्रीदिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं, साइनसेस को क्लियर कर सकते हैं, जिसको जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनके लिए जल नीति, सूत्र नीति बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा सहायता करती है। तो त्राटक है, त्राटक में आप एक ही पॉइंट पे गेजिंग करते हो तो उससे आई कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आई साइट जिसकी बहुत वीक होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नॉली हम करते हैं तो एब्डोमिनल चेकिंग, जिसमें कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह की मसाज है आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए। एब्डोमिनल की मसल्स भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर कपालभाति के सबसे फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं हम, डिटॉक्सिफाई करते हैं अपने लंग्स को, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, ये हमें करना होता है। आसन की बात करें तो देखो इसमें भी मेनली 32 इंपॉर्टेंट आसनास है। कल हम जो टीचिंग मेथड्स की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग ये सब चीजें देख लेंगे। 15 आसन हमें हड्डी प्रतियोगिता के देखना है, 32 आसन हमें घेरन सम्मिता के देखना है, ये सब हमें देखना और वो पंचमहाभूत। तो ये सिद्धासन है, पद्मासन है, वज्रासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तरासन, इन सब चीजों को हमें देखना होता है। ये सब क्या करते हैं? हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें ताकत देते हैं, लचीलापन देते हैं हमारे शरीर में, हमें हायर प्रैक्टिसेस की तरफ लेकर जाते हैं। प्लस मुद्रास के बारे में बताया, तो मुद्रास के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये जो मुद्रास है,
महामुद्रा हो गई, खींच की मुद्रा हो गई, विपरीत करणी मुद्रा है, योनि मुद्रा है, ये सब चीजें क्या करती है, ये सब चीजें हमें मदद करती है अच्छे लेवल पे प्राणिक एनर्जीज को जागृत करने के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए, अपने दिमाग शांत करने के लिए। इन सब चीजों से हमें इन सब चीजों में हेल्प मिलती है। तो क्लियर है कि ये मेनली बॉडी क्लींजिंग पे, बॉडी प्यूरिफिकेशन और परफेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है खेती से। क्लियर है लेकिन? यस मैम। ठीक है, कुछ भी डाउट हो एक बार पढ़ के कल मैम ये कर्म में नेत्री, प्रातः, नौली, कपालभाति ये 4 तो हम लोग प्रैक्टिस किए, धोती और बस्ती को प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, बस्ती जो है वो इजीली प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, धोती जो है उसमें वमन धोती जो है वो करवाते हैं, जिसमें वो वस्त्र होते हैं उसको बहुत ज्यादा ऐसे अंदर खाते जाते हैं, फिर अब्डोमिनल मसाज करते हैं, नॉली करते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं तो पूरी गंदगी बाहर आ जाती है। तो वो दिस इज मतलब वमन जो है वो सॉरी वस्त्र धोती जो है वो मेनली प्रैक्टिस करते हैं। और उसमें दूसरा होता है वमन, जिसमें बहुत सारा गर्म पानी हम पी के फिर 2 फिंगर्स को सामने ओव्यूला पे टच करके उसको हम पूरा बाहर निकालते हैं। ये 2 चीजें ही है मेनली तो उसमें बाकी बस्ती तो ज्यादातर प्रैक्टिस लेवल करवाते हैं क्योंकि वो एक हायर लेवल की प्रैक्टिस है। रामदेव बाबा को देखा होगा आप लोगों ने करते हुए। मैम जो गर्म पानी वाले जो बोले वो कुंजन क्रिया के बारे में बोल रही हूँ। कुंजन क्रिया भी बोल सकते हैं, हाँ कुंजन क्रिया, बाकी उसको वमन धोती भी बोलते हैं गर्म पानी वाला। ठीक है, अब अभी किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो आप आज पढ़ लो, कल जो क्लास है उसमें सब लोग समय से ज्वाइन करें। हम वो जो नया सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा और मुझे कल बताइएगा, तो जो भी होता है हम स्टार्टिंग में सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण सभी को, कल मिलते हैं, समय से सब लोग ज्वाइन करिएगा ताकि हम 2 घंटे अच्छे से पढ़ सके, है ना? चलिए, जय श्री कृष्ण।